हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे इस यूट्यूब चैनल अखिलेश एजुकेशन सेंटर पर। दोस्तों, लास्ट में हम लोगों ने छोड़ा था कि एल्किल हाइलाइट बनाने की सभी विधियों को अच्छे तरीके से सीख लिए थे। और आज का जो अपना टॉपिक है वो है एरिल हाइलाइट बनाने की विधियां, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ एरिल हाइलाइट। एल्किल हाइलाइट में अगर आप सबको कोई भी समस्या हो कहीं पर तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम लोग एरिल हाइलाइट को स्टार्ट करें। चलिए एरिल हाइलाइट को शुरू करते हैं। आप लोग कमेंट करके बताइएगा, जो भी समस्या होगी उसको हम लोग वीडियो की सहायता से आपके क्वेश्चन को हल करने का प्रयास करेंगे। चलिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए, अपना जो आज का टॉपिक होने वाला है वो है एरिल हाइलाइट बनाने की विधियाँ, यानी फॉर्मेशन ऑफ एरिल हाइलाइट। तो सबसे पहली विधि है हाइलोजनों के इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया द्वारा। नंबर एक में बताएंगे हाइलोजनों के इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया द्वारा हाइलोजनों के इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया द्वारा एरिल हाइलाइट कैसे बनाएंगे, ये चीज आपको समझना है। क्या बताएंगे कि हाइलोजन के इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया द्वारा एरिल हाइलाइट कैसे बनाया जाएगा, इसको हमें सीखना है। तो बताएंगे बेंजीन अथवा उसके व्युत्पन्न को लिखेंगे कि बेंजीन अथवा उसके व्युत्पन्न, यानी कि बेंजीन अथवा उसके व्युत्पन्न को अंधेरे में किसी हाइलोजन वाहक की उपस्थिति में किसी हाइलोजन वाहक की उपस्थिति में बेंजीन अथवा उसके व्युत्पन्न को किसी हाइलोजन वाहक की उपस्थिति में हाइलोजनों के साथ अभिकृत किए जाने पर उसके व्युत्पन्न को, यहाँ एक चीज और लिख लीजिएगा, अंधेरे में। व्युत्पन्न को कहां पर? अंधेरे में। यहां पर लिखेंगे कि अंधेरे में किसी हाइलोजन वाहक की उपस्थिति में हाइलोजनों के साथ अभिकृत किए जाने पर हाइलोजनों के साथ अभिकृत किए जाने पर बेंजीन अथवा उसके व्युत्पन्न को किसी हाइलोजन वाहक की उपस्थिति में हाइलोजनों के साथ अभिकृत किए जाने पर इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया द्वारा एरिल हाइलाइट प्राप्त होता है। इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया द्वारा एरिल हाइलाइट प्राप्त होता है। पहली विधि हो गई नाभिक इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया द्वारा एरिल हाइलाइट प्राप्त होता है। तो ये तो हो गई इसकी थियरी की किस प्रकार से बताएंगे। इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में बेंजीन अथवा उसके व्युत्पन्न को अंधेरे में किसी हाइलोजन वाहक की उपस्थिति में हाइलोजन के साथ अभिकृत किए जाने पर इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया द्वारा एरिल हाइलाइट प्राप्त होता है, ये बता देंगे। अब चलिए इसका समीकरण लिखते हैं। आपको कहा गया कि बेंजीन का व्युत्पन्न कोई भी तत्व हो सकता है। बेंजीन अथवा उसके व्युत्पन्न को किसी भी हाइलोजन वाहक की उपस्थिति में हाइलोजन के साथ अंधेरे में अभिकृत करेंगे। तो यहाँ पर ले लेते हैं FeCl3 और यहाँ जाकर देते हैं डार्क रखते हैं। तो इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया द्वारा आपको क्या प्राप्त होगा? तो इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया द्वारा एरिल हाइलाइट प्राप्त होता है। तो ये वाला इस वाले पर अटैक करेगा, यहां से H को हटाकर उसके स्थान पर जाएगा। तो ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से ये बन जाएगा। ऐसे समझिए, यहाँ Cl आ जाएगा प्लस यहाँ का H, यहाँ का Cl, तो ये HCl हो जाएगा। क्लियर हुआ कि इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया द्वारा किस प्रकार से ये है आपका एरिल हाइलाइट। एरिल यहाँ क्या है? क्लोराइड। तो आप एरिल हाइलाइट इसको बोल सकते हैं सामान्यतः। दूसरा देखिए, अगर कुछ इस प्रकार से जो समीकरण हमें दे दिया जाए
कि एरिल हाइलाइड कैसे बनाते हैं। दूसरा मेथड देखिए, यहाँ CH3 हम लोग रख दें, ये आपका क्या है, तो यहाँ बेंजीन अथवा उसका भी उत्पन्न, तो बेंजीन अथवा उससे भी उत्पन्न कोई भी तत्व तो हम लोग ले सकते हैं। यहाँ Br2 रखते हैं, यहाँ पर कोई भी हाइड्रोजन वाहक रखेंगे, मान लीजिए Fe रखते हैं, हाइड्रोजन वाहक है, और क्या रखेंगे, डार्क होना चाहिए। तो जब अभिक्रिया कराएंगे तो यहाँ पर जो मिलने वाला है हमें वो होगा CH3, अपने आप वैसे बना रहेगा जो जैसा है, प्लस CH3 अपने स्थान पर रहेगा। यहाँ जो हमें प्राप्त होने वाला है वो कुछ इस प्रकार से, जैसे देखिए यहाँ एक बार Br जुड़ेगा, यहाँ एक बार Br जुड़ जाएगा, तो ये इस प्रकार से आर्थो मेटा पैरा, आर्थो मेटा पैरा, आर्थो मेटा पैरा। तो यहाँ पर पैरा पर जुड़ा है और यहाँ पर किस पर जुड़ा है, आर्थो पर जुड़ा है। तो इस प्रकार से आपको इन दोनों का योग प्राप्त हो जाएगा। नोट कर लीजिए, ये है इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया द्वारा क्या प्राप्त किए हैं, तो इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया द्वारा एल्किल हाइलाइड बनाया गया है। ये नोट कर लीजिए और हमें बताइए क्लियर हुआ या नहीं। अब हम लोग सीखते हैं सैंड मेयर अभिक्रिया। सैंड मेयर अभिक्रिया हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया द्वारा जब हम लोग अभिक्रिया करवाते हैं तो यहाँ आप बताएंगे कि किसी भी बेंजीन अथवा उसके व्युत्पन्न को अंधेरे में हाइड्रोजन वाहक की उपस्थिति में हाइड्रोजन के साथ अभिकृत किए जाने पर इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया द्वारा एल्किल हाइलाइड, ये एरिल हाइलाइड प्राप्त होता है। और उनके समीकरण आप लोग यहाँ पर नोट कर लीजिए। तब तक हम लोग यहाँ अगला वाला सीखते हैं जिसका नाम है सैंड मेयर अभिक्रिया। सैंड मेयर अभिक्रिया, तो सैंड मेयर अभिक्रिया क्या चीज बनाने की विधि है, तो एरिल हाइलाइड। सैंड मेयर अभिक्रिया से क्या चीज प्राप्त होता है हमें, एरिल हाइलाइड। तो एक चीज आपने सुना होगा कि बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड को क्यूप्रस क्लोराइड अथवा क्यूप्रस ब्रोमाइड के साथ अभिकृत करेंगे। इस चीज को चलिए लिखते हैं, लिखने के बाद समझाएंगे, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड को बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड को क्यूप्रस, आप बताएंगे क्लोराइड अथवा क्यूप्रस ब्रोमाइड के साथ गर्म किए जाने पर बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड को क्यूप्रस क्लोराइड, क्यूप्रस क्लोराइड अथवा ब्रोमाइड, क्यूप्रस क्लोराइड अथवा क्यूप्रस ब्रोमाइड, क्यूप्रस ब्रोमाइड के साथ, क्यूप्रस क्लोराइड अथवा क्यूप्रस ब्रोमाइड के साथ अभिकृत किए जाने पर या गर्म किए जाने पर क्रमशः क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन प्राप्त होता है। के साथ गर्म किए जाने पर, गर्म किए जाने पर क्रमशः क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन तथा ब्रोमोबेंजीन प्राप्त होता है। क्लोरोबेंजीन तथा ब्रोमोबेंजीन प्राप्त होता है, क्लोरोबेंजीन तथा ब्रोमोबेंजीन प्राप्त होता है। बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड को क्यूप्रस क्लोराइड अथवा क्यूप्रस ब्रोमाइड के साथ गर्म किए जाने पर क्रमशः क्लोरोबेंजीन तथा ब्रोमोबेंजीन प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया सैंड मेयर अभिक्रिया कहलाती है। यह अभिक्रिया क्या कहलाएगी, सैंड मेयर अभिक्रिया, सैंड मेयर अभिक्रिया कहलाती है, सैंड मेयर अभिक्रिया कहलाती है। क्लियर है कि बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड को क्यूप्रस क्लोराइड अथवा क्यूप्रस ब्रोमाइड के साथ अभिकृत किए जाने पर क्रमशः क्लोरोबेंजीन तथा ब्रोमोबेंजीन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को सैंड मेयर अभिक्रिया या सैंड मेयर रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। चलिए इसका अभिक्रिया समीकरण हम लोग लिखते हैं, अभिक्रिया समीकरण लिख लेते हैं और समझते हैं कि अभिक्रिया समीकरण किस प्रकार से होगा। तो देखिए सबसे पहले तो हम लोग ले लेते हैं एनिलीन, ये होगा NH2, यानी बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड कैसे प्राप्त हुआ उसको समझाने के लिए। ये अपनी इस अभिक्रिया का भाग नहीं है, लेकिन हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। लेते हैं एनिलीन, क्या लेंगे, एनिलीन ले लेते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एनिलीन,
और जब इसको अभिकृत करेंगे हम लोग NaNO2 प्लस HCl, NaNO2 प्लस HCl, और 0 से 5 डिग्री सेल्सियस या 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस तापमान के बीच जब इसको गर्म किया जाएगा तो हमें बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड प्राप्त होगा। क्या प्राप्त हो जाएगा? बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। तो आप यहाँ से एक चीज याद रखिएगा कि एनिलीन से बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड बनाने की विधि होती वो NaNO2 प्लस HCl अपान 0 डिग्री सेल्सियस, और ये टेम्परेचर है कि 0 से 5 के बीच रखेंगे तो हमें बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड मिल जाएगा, जिसका सूत्र होता है N2Cl, ये प्लस ये माइनस, और उसके बाद फिर ये वाला ऐसे बना लेते हैं। C6H5N2Cl को हम लोग कहते हैं बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। ये वाला है बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, EDIO एजो, ये हो गया बेंजीन डाई, और उसके बाद एजोनियम क्लोराइड AZONIUM, एजोनियम CHOLORIDE। बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड का फार्मूला होता है C6H5 और N2Cl। इसको क्यूप्रस क्लोराइड अथवा क्यूप्रस ब्रोमाइड के साथ गर्म करना है। तो दो चीजें हमारे पास हैं, एक तो क्यूप्रस क्लोराइड और दूसरा क्या है? क्यूप्रस ब्रोमाइड। तो क्यूप्रस क्लोराइड का फार्मूला लिखते हैं CH2Cl2, यहाँ पर हो जाएगा CH2Br2। इसको गर्म करना है, गर्म करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? तो यहाँ /HCl /HBr। गर्म करने पर क्रमशः क्लोरोबेंजीन प्राप्त होगा और साथ ही साथ ब्रोमोबेंजीन प्राप्त होगा। तो ये क्लोरो वाला है तो यहाँ जोड़ लेते हैं Cl और उसके बाद बेंजीन बना लेते हैं, क्लोरोबेंजीन प्राप्त हो गया ये। और उसके बाद फिर यहाँ पर जो हमें प्राप्त होगा दूसरे वाले में वो हो जाएगा ब्रोमोबेंजीन। क्या बन जाएगा? ब्रोमोबेंजीन Br। ये है इसका समीकरण। तो ये इसे हम लोग कहते हैं, क्या बोला जाता है इसे? एरिल हाइलाइड बनाने की विधि। ये बेंजिल क्लोराइड या क्लोरोबेंजीन। तो आप यहाँ पर बताएंगे कि बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड को क्यूप्रस क्लोराइड अथवा क्यूप्रस ब्रोमाइड के साथ अभिकृत किए जाने पर क्रमशः क्लोरोबेंजीन तथा ब्रोमोबेंजीन प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड अभिक्रिया कहलाती है। नोट कर लीजिए और हमें ये बताइए कमेंट करके कि ये चीज़ समझ में आ गया या नहीं। कमेंट करके एक बार बताइए ये आपको समझ में आ गया या नहीं। बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड किस प्रकार से बना और उसके बाद वहाँ से हमने कैसे क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन बना लिया, ये चीज़ आपको क्लियर हो गया? तो अगर क्लियर हो गया है तो अब हम लोग चलते हैं और देखते हैं यहाँ पर जो C1 होता है उसकी प्रकृति के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये चीज़ आप लोग नोट कर लिए, एनिलीन और बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड वाला टॉपिक। तो अगली हेडिंग लिखिएगा C1 की प्रकृति। C1 की प्रकृति कि C1 किस प्रकृति का, किस प्रकार से इसकी प्रकृति क्या है, ये चीज समझते हैं। C1 की प्रकृति तो आप बताएंगे एल्किल हाइलाइड तथा एरिल हाइलाइड में, यहां से लिखते हैं एल्किल हाइलाइड तथा एरिल हाइलाइड में इसको छोटा सा थोड़ा करते हैं इस प्रकार से, ऐसे। एल्किल हाइलाइड तथा एरिल हाइलाइड में सभी हैलोजनों की विद्युत ऋणात्मकता में सभी हैलोजनों की विद्युत ऋणात्मकता की सभी हैलोजनों की विद्युत ऋणात्मकता कार्बन से अधिक होती है, कार्बन से अधिक होती है। एल्किल हाइलाइड में तथा एरिल हाइलाइड में जो X यानी कि हैलोजन की विद्युत ऋणात्मकता
कार्बन से अधिक होती है, इसलिए CX आबंध के मध्य उपस्थित इसलिए CX आबंध के मध्य उपस्थित CX आबंध के मध्य उपस्थित CX आबंध के मध्य उपस्थित इलेक्ट्रॉन युग्म हाइड्रोजन परमाणुओं की ओर विस्थापित हो जाता है। उपस्थित इलेक्ट्रॉन युग्म हाइड्रोजन परमाणुओं की ओर विस्थापित हो जाता है। आपने क्या बताया कि एरिल हाइलाइड और एल्किल हाइलाइड में सभी हाइड्रोजनों की विद्युत ऋणात्मकता कार्बन से अधिक होती है, इसलिए इस बंध के मध्य में स्थित जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन युग्म, वो x की ओर क्या होता है, यानी हाइड्रोजन परमाणुओं की ओर विस्थापित हो जाता है, जिससे कार्बन पर आंशिक धनावेश कार्बन पर क्या आएगा, आंशिक धनावेश, तथा हाइड्रोजन परमाणु पर आंशिक ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है, तथा हाइड्रोजन परमाणु पर आंशिक ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है। तो इसकी प्रकृति समझ में आ गई कि हाइड्रोजन परमाणु या फिर आप बताएंगे एरिल हाइलाइड या एल्किल हाइलाइड में सभी हाइड्रोजनों की विद्युत ऋणात्मकता कार्बन की विद्युत ऋणात्मकता से कम होती है, अतः CX आबंध के मध्य में स्थित इलेक्ट्रॉन युग्म हाइड्रोजन परमाणु की ओर विस्थापित हो जाता है, जिससे कार्बन पर क्या होगा, आंशिक रूप से धनावेश उत्पन्न हो जाता है, तथा हाइड्रोजन परमाणु पर आंशिक रूप से ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है, जो CX आबंध को ध्रुवीय प्रकृति प्रदान करता है। क्या बता देंगे, जो CX आबंध को ध्रुवीय प्रकृति प्रदान करता है, ये चीज समझ में आ गया कि मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास एक CX आबंध है, CX आबंध नीचे दिख रहा होगा आपको, CX आबंध है, तो आपने बताया कि इसकी विद्युत ऋणात्मकता इस वाले की विद्युत ऋणात्मकता से कम होती है, अतः इन दोनों के मध्य जो इलेक्ट्रॉन युग्म होता है वो थोड़ा सा x की ओर क्या होता है, विस्थापित हो जाता है, जिसके कारण x पर आंशिक ऋणावेश और C पर आंशिक धनावेश उत्पन्न हो जाएगा, और ये दोनों मिलकर इसको क्या बना देते हैं, इस CX आबंध को ध्रुवीय प्रकृति प्रदान कर देते हैं, यानी कि ये ध्रुवीय प्रकृति प्रदर्शित करने लगता है। समझ में आ गया कि थोड़ा सा आंशिक रूप से x की ओर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन युग्म विस्थापित होगा, जिसके कारण इसको ध्रुवीय प्रकृति मिल जाएगी, और ध्रुवीय प्रकृति मिलने के कारण इसे हम लोग क्या बता देंगे कि आंशिक रूप से धनावेश और ऋणावेश होने के कारण इसका जो CX आबंध होता है वो ध्रुवीय प्रकृति प्रदर्शित करता है। चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं बंध लंबाई कि किसकी बंध लंबाई का क्रम CX आबंध में। आप बताएंगे कि RX की बंध लंबाई का क्रम, RX की बंध लंबाई का क्रम, सबसे ज्यादा बंध लंबाई किसकी होगी और सबसे कम बंध लंबाई किसकी होगी। तो RX की बंध लंबाई का क्रम आप याद रखिएगा कि जो RF होता है यानी कि एल्किल फ्लोराइड, इसकी सबसे कम होती है, और इससे ज्यादा जो होती है वो होगी CL की, और इससे भी ज्यादा जो होती है वो होती है RBr की, और सबसे ज्यादा जो बंध लंबाई होगी वो होगी RI की। तो यहाँ बता देंगे कि बंध लंबाई का क्या है, ये बढ़ता क्रम है। ये क्या है, RX की बंध लंबाई का बढ़ता क्रम, बंध लंबाई
का बढ़ता क्रम। सबसे ज्यादा बंध लंबाई किसकी सबसे कम किसकी होगी? तो एल्किल फ्लोराइड उससे ज्यादा, एल्किल क्लोराइड उससे ज्यादा, एल्किल ब्रोमाइड और उससे ज्यादा एल्किल आयोडाइड, यानी कि सबसे ज्यादा बंध लंबाई किसकी होती है? तो एल्किल आयोडाइड की। इसे हम लोग एक क्वेश्चन की सहायता से भी देखेंगे। बंध वियोजन ऊष्मा का क्रम अब देखते हैं कि किस वाले बंध को तोड़ने के लिए कितनी ऊष्मा चाहिए। और बंध वियोजन, बंध वियोजन ऊष्मा का क्रम, बंध वियोजन ऊष्मा का क्रम। तो बंध वियोजन ऊष्मा का क्रम मतलब बंध को तोड़ने के लिए किस वाले को कितनी ज्यादा ऊष्मा चाहिए और किस वाले को कितनी कम ऊष्मा चाहिए। तो बताइए सबसे ज्यादा ऊष्मा या सबसे कम ऊष्मा किसको चाहिए? जिसकी बंध लंबाई सबसे ज्यादा होगी, यानी जो दूर दूर होंगे बंध लंबाई ज्यादा है तो उनको तोड़ने के लिए जो ऊष्मा चाहिए वो सबसे कम चाहिए। और उसके बाद फिर किस वाले को चाहिए? आर बी आर को तोड़ने के लिए। फिर किस वाले को? आर सी एल को। और सबसे कम ऊष्मा में कौन टूट जाएगा या सबसे अधिक ऊष्मा तोड़ने के लिए किसको लगेगी? आर एफ। जो सबसे छोटा बंध होगा यानी कि जो एक दूसरे के पास पास होगा, खूब पास होगा, उसे तोड़ने के लिए सबसे ज्यादा अधिक ऊष्मा की आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ पर आप ये बता देंगे कि बंध वियोजन ऊष्मा का बढ़ता क्रम, ये क्या चीज है? तो बंध वियोजन ऊष्मा का बढ़ता क्रम, ये है बंध वियोजन ऊष्मा का, बंध वियोजन ऊष्मा का बढ़ता क्रम। यानी किस वाले को तोड़ने के लिए कितनी ऊष्मा चाहिए। तो कोई भी अगर तत्व दे दिया जाए, ऐसे समझिए आपके पास दे दिया CH3 और Cl कामा CH3 Br कामा CH3 I कामा CH3 और उसके बाद F। आपसे पूछ रहा है कि बताइए बंध वियोजन ऊष्मा का घटता क्रम प्रदर्शित कीजिए या बढ़ता क्रम प्रदर्शित कीजिए। तो बंध वियोजन ऊष्मा का घटता क्रम यानी कि सबसे ज्यादा ऊष्मा किसको देनी पड़ेगी बंध तोड़ने के लिए। तो हम लोग इसको रखेंगे पॉइंट नंबर 1 पर। किस वाले को? इस वाले को। सबसे ज्यादा ऊष्मा इसको देनी पड़ेगी 1। 1 से कम ऊष्मा किस वाले को लगेगी? Cl वाला, CH3Cl। तो दूसरे को। उसके बाद तीसरा वाला कौन सा बनेगा? फिर Br को तोड़ने के लिए। तो यहाँ 3 कर देते हैं और सबसे कम ऊष्मा चौथे को। तो ये हो जाएगा बंध वियोजन ऊष्मा का क्या होगा? घटता क्रम। ऐसे पूछा जाता है आपसे। आर्यक्ष बंध लंबाई का क्रम आपसे जब पूछ ले तो वो ये वाले क्रम में दर्शाएंगे। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जाकर देखिए ध्यान से। तो ये हो जाएगा बंध वियोजन ऊष्मा का बढ़ता क्रम और ये जो दिया गया ये घटता क्रम है। आगे देखते हैं, एक और प्रश्न बनता है द्विध्रुव आघूर्ण का क्रम। द्विध्रुव आघूर्ण का क्रम, द्विध्रुव आघूर्ण का क्रम। किस क्रम में द्विध्रुव आघूर्ण की इसकी ध्रुवणता होती है उसको देखना है। IBr F और Cl, CH3I फिर CH3Br फिर CH3Cl फिर जो CH3F बचेगा वो यहाँ पर F होगा और उसके बाद फिर ये CH3Cl। ये किस चीज का क्रम है? तो आप यहाँ पर बता देंगे कि इनके जो द्विध्रुव आघूर्ण का क्रम होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है। देखिए इसका होता है 1.636, 1.636। Br वाले का होता है 1.830 और CH3F का जो होता है 1.847 और इस वाले का जो होता है 1.860 और इसको कहते हैं डी बाई। चलिए भौतिक गुण देख लेते हैं इसका। भौतिक गुण क्या है उसको समझिए। चलिए देखिए ये चीज समझ में आ गया। अब इसका मात्रक आप बताएंगे कि डीवाई में ये मापा जाता है। अब हम लोग लिखते हैं भौतिक गुण किसके। तो आप बताएंगे कि इसमें भौतिक गुण दोनों की थोड़ी थोड़ी तुलना करते हुए पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। उस चीज को आप नोट करिएगा। यहाँ पर हम लिख रहे हैं, लिखिए भौतिक गुण। भौतिक गुण क्या है? इसका भौतिक गुण समझिए। जैसे
आप बताइएगा कि नंबर एक, पहले में बताएंगे शुद्ध अवस्था में जो एल्किल हाइलाइड होता है वो रंगहीन होता है। क्या चीज? शुद्ध अवस्था में एल्किल हाइलाइड रंगहीन होते हैं, परंतु ब्रोमीन तथा आयोडीन प्रकाश के संपर्क में आने पर रंगीन हो जाते हैं। ब्रोमीन तथा आयोडीन प्रकाश के संपर्क में आने पर रंगीन हो जाते हैं। शुद्ध अवस्था में एल्किल हाइलाइड रंगहीन होते हैं। पहला पॉइंट, शुद्ध अवस्था में एल्किल हाइलाइड रंगहीन होते हैं, परंतु शुद्ध अवस्था में एल्किल हाइलाइड रंगहीन होते हैं, परंतु ब्रोमाइड तथा आयोडीन प्रकाश के संपर्क में आने पर, परंतु ब्रोमाइड और आयोडाइड क्या होते हैं कि ये प्रकाश के संपर्क में आने पर रंगीन हो जाते हैं, परंतु ब्रोमाइड और आयोडाइड प्रकाश के संपर्क में आने पर रंगीन हो जाते हैं। ये पहला आपका था कि ब्रोमाइड और आयोडाइड प्रकाश के संपर्क में आने पर क्या हो जाएंगे? रंगीन हो जाते हैं। अगला पॉइंट देखिए, अगला जो पॉइंट है पॉइंट नंबर 2 में याद रखिएगा। पॉइंट नंबर 2 क्या है कि एल्किल हाइलाइड में CX आबंध की ध्रुवीय प्रकृति के कारण एल्किल हाइलाइड में CX आबंध की ध्रुवीय प्रकृति के कारण CX आबंध की ध्रुवीय प्रकृति के कारण CX आबंध के ध्रुवीय प्रकृति के कारण इनके अणुओं के मध्य द्विध्रुव इनके अणुओं के मध्य द्विध्रुव अंतराण्विक द्विध्रुव अंतराणुक आकर्षण बल पाया जाता है। द्विध्रुव अंतराणुक आकर्षण बल पाया जाता है। क्या बताएंगे कि एल्किल हाइलाइड में CX आबंध की ध्रुवीय प्रकृति के कारण इनके अणुओं के मध्य द्विध्रुव अंतराणुक आकर्षण बल पाया जाता है। द्विध्रुव अंतराणुक आकर्षण बल पाया जाता है। और आगे फिर बता देंगे, इसलिए इनके क्वथनांक एवं गलनांक इसलिए इनके क्वथनांक एवं गलनांक जनक हाइड्रोकार्बन परमाणु से जनक हाइड्रोकार्बन से उच्च होता है। जनक हाइड्रोकार्बन से उच्च होता है। क्या बताएंगे कि एल्किल हाइलाइड में CX आबंध की ध्रुवीय प्रकृति के कारण इनके अणुओं के मध्य द्विध्रुव अंतराणुक आकर्षण बल पाया जाता है, इसलिए इनके क्वथनांक एवं गलनांक जनक हाइड्रोकार्बन से उच्च होता है जो अध्रुवीय होता है। जनक हाइड्रोकार्बन कैसा होता है तो बताएंगे, यहाँ पर इसी के नीचे देखिए, जो अध्रुवीय होता है, इसी में पॉइंट करते हुए आप लिख देंगे उच्च होता है और जो अध्रुवीय होता है, जो अध्रुवीय होता है कार्बन परमाणुओं की संख्या बढ़ने के साथ साथ इनका पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ता है। कार्बन परमाणुओं की संख्या
बढ़ने के साथ साथ इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ता है। क्या बताएंगे कि हाइड्रोकार्बन उच्च होता है जो जनक हाइड्रोकार्बन से उच्च होता है, क्या गलनांक और क्वथनांक। जो अध्रुवीय होता है, कार्बन परमाणुओं की संख्या बढ़ने के साथ साथ इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ता है, जिससे इनके क्वथनांक एवं गलनांक में वृद्धि पाई जाती है, जिससे इनके क्वथनांक एवं गलनांक में वृद्धि पाई जाती है, गलनांक में वृद्धि पाई जाती है। क्लियर हो गया। क्या बताएंगे कि एल्किल हाइलाइड में CH साबंध ध्रुवीय प्रकृति के कारण इनके अणुओं के मध्य द्विध्रुव अंतराणुक आकर्षण बल पाया जाता है, इसलिए इनके क्वथनांक एवं गलनांक जनक हाइड्रोकार्बन से उच्च होते हैं। जो अध्रुवीय होता है जनक हाइड्रोकार्बन से उच्च होता है, ये जनक हाइड्रोकार्बन क्या होता है, अध्रुवीय होता है। कार्बन परमाणुओं की संख्या बढ़ने के साथ साथ इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल भी बढ़ता है, इसलिए इनके क्वथनांक एवं गलनांक में क्या होता है, वृद्धि पाई जाती है, वृद्धि पाई जाती है। और एक चीज याद रखिएगा, अध्रुवीय वांडर वाल जो होता है ध्रुवीय प्रकृति के का, और अध्रुवीय वांडर वाल बल लगता है RH में, यानी CH4, जिसे हम लोग मेथेन कहते हैं। इसमें क्या होगा, अध्रुवीय वांडर वाल बल, और जो यहाँ RX बनेगा यानी कि ये CX वाला बनेगा, इसमें क्या लगेगा, ध्रुवीय है तो यहाँ पर कौन सा बल कार्य करेगा, द्विध्रुव बल कार्य करता है, द्विध्रुव और द्विध्रुव यहाँ पर बल कार्य करता है। ये समझ में आ गया या नहीं। अब अगर आपसे पूछा जाए कि अगला पॉइंट, चलिए अच्छा देख लीजिए, यहाँ पर आप यही बताएंगे कि एल्किल हाइलाइड में CX आबंध की द्विध्रुवीय प्रकृति के कारण इनके अणुओं के मध्य द्विध्रुव अंतराणुक आकर्षण बल पाया जाता है। जो हाइड्रोकार्बन जनक हाइड्रोकार्बन से उच्च होता है और जनक हाइड्रोकार्बन अध्रुवीय होते हैं। और यहाँ पर बता दें, कार्बन परमाणुओं की संख्या जैसे जैसे बढ़ाएंगे उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल उनका बढ़ता जाता है, जिसके कारण क्वथनांक एवं गलनांक में भी वृद्धि पाई जाती है। चलिए एक एग्जाम्पल से देखते हैं कि हम लोग कार्बन परमाणुओं की संख्या बढ़ाकर घटाकर देखते हैं कि कौन सबसे ज्यादा अध्रुवीय, यानी कि किसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ेगा तो क्वथनांक ज्यादा होगा, और किसका गलनांक ज्यादा होगा या किसका गलनांक कम होगा। एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, इसी पर आधारित एग्जाम्पल है आपके पास। एक यहाँ ये चीज याद रखिएगा कि इसमें ये वाला क्या होगा, अध्रुवीय वंडर वाल बल का गलनांक एवं क्वथनांक कम होगा या अध्रुवीय, और इस वाले का क्या होगा, द्विध्रुव वाले का यहाँ पर देखिए दिया गया क्वथनांक एवं गलनांक जनक हाइड्रोकार्बन से उच्च होता है, तो इस वाले से इसका उच्च होगा। समझिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग यहाँ पर। जैसे मान लीजिए हमारे पास दिया है CH3Cl, एक हो गया। दूसरा आपके पास दे दिया CH3CH2Cl, दूसरा दे दिया। तीसरा आपको दे दिया, तीसरा यही वाला दे दिया CH3CH2CH2Cl, तो तीसरा यहाँ पर लिखते हैं CH3CH2CH2Cl। और अगला वाला जो दे दिया आपका दे दिया CH3CH2CH2CH2Cl, ये CH3CH2CH2CH2 और Cl। आपसे पूछ ले कि बताइए गलनांक एवं क्वथनांक इसमें किस क्रम में बढ़ेंगे, गलनांक एवं क्वथनांक किस क्रम में बढ़ेंगे। तो आप यहाँ पर ये चीज याद रखिएगा कि आपको क्या दिया गया कि कार्बन परमाणुओं की संख्या बढ़ने के साथ इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ता है, जिसके इनके गलनांक एवं क्वथनांक में वृद्धि होती है। तो यहाँ एक कार्बन था, इस पर दो कार्बन है, इससे ज्यादा इसका क्वथनांक एवं गलनांक होगा, इससे ज्यादा इसका होगा, और सबसे ज्यादा इस वाले का होगा। और यहाँ पर भी यही चीज आपको बताया गया। तो ये क्या चीज है, क्वथनांक का बढ़ता क्रम और गलनांक का बढ़ता क्रम। आपसे पूछा जाएगा, तत्व देकर आपसे पूछा जाएगा बताइए ये गलनांक के बढ़ते क्रम में इसको प्रदर्शित कीजिए, तो कार्बन की संख्या देखिएगा, उसी के आधार पर आप यहाँ पर क्या करेंगे, आंसर देंगे। ये चीज आप नोट में लिख सकते हैं। अगला एक और देखते हैं हम लोग, एक चीज और देते हैं। यहाँ पर आपको दूसरा वाला दिया गया है CH3 है, ये C है, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3, और ये वाला दिया Cl, पहला दे दिया। दूसरा वाला आपको दे दिया CH3 CH2 CH2
CH2 CH और CH3, कुछ इस प्रकार से। जैसे देखिए CH3 CH2 और उसके बाद फिर क्या दिया, दूसरा दिया CH3 CH2 और CH, यहाँ CH ऊपर Cl लगा है, यहाँ CH3 है, इसको आपको दे दिया। तीसरा चलिए देखते हैं, तीसरा वाला जो दिया गया वो आपका इस प्रकार से है। देखिए पहले वाले में तो क्लियर हो गया, पहले CH3Cl था, फिर क्या था CH3CH2Cl, फिर CH3CH2CH2Cl और चौथे में था CH2CH2CH2Cl। इस वाले में ये वाला दिया था, दूसरा वाला ये है। तीसरा वाला जो आपका दे रहा है वो इस प्रकार से है। देखिए CH3 एक बार है, CH2 तीन बार है, CH3 CH2 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 और Cl। आपसे पूछ रहा है यहाँ पर क्वथनांक का बढ़ता क्रम और गलनांक का बढ़ता क्रम। तो कार्बन परमाणुओं की संख्या जैसे जैसे बढ़ाएंगे, यहाँ पर देखिए सीरीज में एक कार्बन था, सीरीज में कार्बन की संख्या बढ़ी 1 2 3 4, 1 2 3 4। यहाँ पर देखिए कुछ इस प्रकार से इधर गिनेंगे 1 2 3 4, तीसरे वाले पर क्लोरीन है, यहाँ चौथे पर है, यहाँ पहले पर है, तो ये इस तरह से हो जाएगा। सबसे कम इसका, उससे ज़्यादा इसका और सबसे ज़्यादा इस वाले का हो जाएगा। और यहाँ एक चीज़ फिर से देखिए, हम लोग लेते हैं RF, RF का मतलब एल्किल फ्लोराइड। दूसरा ले लेते हैं RCl एल्किल क्लोराइड। फिर ले लेते हैं RBr यानी एल्किल ब्रोमाइड, RI एल्किल आयोडाइड, एल्किल आयोडाइड। यहाँ पर जो क्वथनांक और गलनांक का बढ़ता क्रम है वो इस क्रम में होगा। तो ये तीनों आपके क्वथनांक और गलनांक के बढ़ते क्रम में दिए गए हैं। बताएंगे 2 3 और 4 में आकार बढ़ने के साथ साथ वांडर वाल बल, आकर्षण बल का भी परिमाण भी क्या होता है, बढ़ता है। वांडर वाल बल का परिमाण भी बढ़ता है। और आप यहाँ याद रखिएगा कि अब ये चीज नोट कर लीजिए और इधर वाला भी नोट कर लीजिए, ये आपको समझ में आ गया या नहीं। फिर हम लोग आगे वाले पर देखते हैं, समावयवी डाई हैलोएरिन के बारे में थोड़ा सा। ये मिटा रहे हैं, इधर हम लोग लिखेंगे, इधर ही लिखेंगे। देखिए मिटाकर हम लोग इधर लिखने चल रहे हैं अगला पॉइंट। ये एग्जाम्पल थे आपको जो समझने थे। आगे का जो पॉइंट है आप उसमें बताएंगे, समावयवी डाई हैलोएरिन के क्वथनांक लगभग समान होते हैं। ये पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, समावयवी डाई हैलोएरिन, डाई हैलोएरिन के क्वथनांक लगभग समान होते हैं, लगभग समान होते हैं। एक मिनट, आप लोग बताइए यहाँ पर क्या बोला गया कि समावयवी डाई हैलोएरिन के क्वथनांक लगभग समान होते हैं, परंतु मेटा समावयवी का गलनांक आर्थो तथा पैरा वाले से क्या होगा, अलग होगा। वही चीज हमें बताना है। यहाँ ये चीज बता दीजिएगा कि समावयवी डाई हैलोएरिन के क्वथनांक लगभग समान होते हैं, परंतु पैरा समावयवी का गलनांक आर्थो तथा मेटा समावयवी के गलनांक से उच्च होता है। परंतु पैरा समावयवी का गलनांक आर्थो तथा मेटा समावयवी से उच्च होता है, उच्च होता है। समावयवी डाई हैलोएरिन के क्वथनांक लगभग समान होते हैं, परंतु पैरा समावयवी का क्वथनांक गलनांक आर्थो तथा मेटा समावयवी के गलनांक से उच्च होता है, जो उनकी सममित संरचना के कारण, जो उनकी सममित संरचना के कारण, जो उनकी सममित संरचना के कारण क्रिस्टल जालक में अणुओं के संरचना के कारण, क्रिस्टल जालक में अणुओं के आधिक्य संवृत संकुलन के कारण है, अणुओं के आधिक्य संवृत संकुलन के कारण है, संकुलन के
कारण है। ये आपको समझना है। देखिए, समावी डाई हेलोएरिन का क्वथनांक लगभग समान होता है, परंतु पैरा समावी का गलनांक आर्थो तथा मेटा समावी के गलनांकों से उच्च होता है, जो उनकी सममित संरचना के कारण क्रिस्टल जालक में अणुओं के आधिक्य समृद्ध संकुलन के कारण होता है। चलिए हम लोग यहाँ चित्र बनाते हैं आर्थो, मेटा और पैरा वाली संरचना, तीनों को यहीं पर दर्शाएंगे। आर्थो, मेटा और पैरा वाली तीनों संरचनाएं बना लेते हैं। तो आर्थो पर कहाँ जुड़ता है पता है, मेटा पर कहाँ जुड़ता है पता है, पैरा पर कहाँ जुड़ता है सबको पता है ना। जैसे मान लीजिए ये हो गया हेलोएरिन, Cl जुड़ गया यहाँ पर Cl और ये Cl, ये तो सामान्य हो गया। आर्थो पर यहाँ जोड़ेंगे, मेटा पर यहाँ जुड़ेगा, पैरा पर यहाँ जुड़ेगा। जोड़ा जाए, चलिए जोड़ते हैं। Cl और Cl, तीनों का नाम लिखेंगे आर्थो डाई क्लोरो बेंजीन। आर्थो डाई क्लोरो बेंजीन, आर्थो डाई क्लोरो बेंजीन, ये वाला हो जाएगा मेटा डाई क्लोरो बेंजीन, मेटा डाई क्लोरो बेंजीन, और ये हो जाएगा पैरा डाई क्लोरो बेंजीन। आर्थो डाई क्लोरोबेंजीन, मेटा डाई क्लोरोबेंजीन और पैरा डाई क्लोरोबेंजीन, ये बेंजीन आपकी संरचनाएं बन गई आर्थो, मेटा और पैरा डाई क्लोरोबेंजीन की संरचना। आर्थो, मेटा, पैरा डाई क्लोरोबेंजीन की संरचना बन गई। यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब उबाल बिंदु यानी क्वथनांक, मेल्टिंग पॉइंट का मतलब पिघलना यानी कि गलनांक। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है आर्थो डाई क्लोरोबेंजीन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 453 केल्विन होता है। बॉइलिंग पॉइंट कितना, 453 केल्विन, और इसका होता है 446 केल्विन, और इस वाले का होता है 448 केल्विन। क्या समान है, क्वथनांक लगभग समान है। देखिए 453, 446, 448, लेकिन जो गलनांक होता है वो बताएंगे कि पैरा समावयवी का जो गलनांक होता है आर्थो तथा मेटा समावयवी के गलनांकों से उच्च होता है। तो ये वाला है 256 केल्विन, यहाँ है 249 केल्विन, और इस वाले पर है 323 केल्विन। नीचे दिख रहा है, एक बार चेक करने दीजिए। एक चीज आपको दिख रहा है, इसको थोड़ा सा हम नीचे कर देते हैं, उसके बाद आप लोगों को आराम से दिखने लगे। चलिए अब दिखाई दिया। आपको बोला गया कि जो बॉइलिंग पॉइंट है यानी कि क्वथनांक लगभग समान होता है, 453 केल्विन, 446 केल्विन, 448 केल्विन। मेल्टिंग पॉइंट जो होता है यानी गलनांक 256 केल्विन, 249 केल्विन, और ये वाला ज्यादा होता है। यहाँ आपको ध्यान देना है, यहीं पर आपको बोला गया कि देखिए पैरा समावयवी का गलनांक, पैरा समावयवी का गलनांक आर्थो तथा मेटा के गलनांक से क्या होता है, उच्च होता है। ये चीज आपको यहाँ याद रखना है, इस चीज को नोट कर लीजिए। उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और विलेयता के बारे में जानते हैं। विलेयता के बारे में थोड़े से और 2-3 पॉइंट है, उस चीज को समझ लेते हैं। इधर का मिटा रहे हैं, उधर वाला आप लोग नोट करते रहिए और बताइए ये समझ में आया या नहीं। और अगली हेडिंग साथ ही लिखिए विलेयता। विलेयता यानी कौन कितना विलेय है, उस चीज को समझेंगे। तो यहाँ आप लिखिए क्या हेडिंग होगी, विलेयता। विलेयता देखिए विलेयता क्या होगा, तो आप यहाँ नंबर 1 में बताएंगे, विलेयता में बताएंगे कि एल्किल हाइलाइड ध्रुवीय प्रकृति वाले होते हुए भी जल में अविलेय या अति अल्प विलेय होते हैं। एल्किल हाइलाइड ध्रुवीय प्रकृति वाले होते हुए भी, ध्रुवीय प्रकृति वाले होते हुए भी जल में अविलेय या अति अल्प विलेय होते हैं। अति अल्प विलेय होते हैं।
एल्किल हाइलाइड ध्रुवीय प्रकृति वाले होते हुए भी जल में अविलेय या फिर अति अल्प विलेय होते हैं, क्योंकि इनमें जल के अणुओं के साथ क्योंकि इनमें जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन आबंध बनाने की क्षमता नहीं होती है। हाइड्रोजन आबंध बनाने की क्षमता नहीं होती है। तो आपको पता चल गया कि ये ध्रुवीय प्रकृति का होते हुए भी जल में अविलेय क्यों होता है। तो इसका कारण ये है कि ये जल में अविलेय इसलिए है क्योंकि इसमें जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बंध बनाने की क्षमता नहीं होती है। दूसरा पॉइंट यहाँ बताइएगा। पहला तो पता चल गया कि जल में अविलेय क्यों है या अति अल्प विलेय क्यों है, तो क्योंकि इनमें जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बंध बनाने की क्षमता नहीं होती है। दूसरा, हैलोएल्केन के अणुओं के मध्य उपस्थित आकर्षण बल। हैलोएल्केन के अणुओं के मध्य उपस्थित आकर्षण बल हैलोएल्केन के अणुओं के मध्य उपस्थित आकर्षण बल तथा जल के अणुओं के मध्य उपस्थित आकर्षण बल हैलोएल्केन में के अणुओं के मध्य उपस्थित आकर्षण बल तथा जल के अणुओं के मध्य उपस्थित यहाँ हाइड्रोजन आबंध लिखेंगे। हाइड्रोजन आबंध, जल के अणुओं के मध्य उपस्थित हाइड्रोजन आबंध को तोड़ने के लिए लगने वाली ऊष्मा हाइड्रोजन आबंध को तोड़ने के लिए लगने वाली ऊष्मा एल्किल हाइलाइड तथा जल के मध्य उत्पन्न आकर्षण बल से निर्मुक्त ऊष्मा से अधिक होता है। उत्पन्न आकर्षण बल से निर्मुक्त ऊष्मा से अधिक होता है। क्लियर है कि हैलोएल्केन के अणुओं के मध्य उपस्थित आकर्षण बल जल के अणुओं के मध्य उपस्थित हाइड्रोजन आबंध को तोड़ने के लिए लगने वाली ऊष्मा एल्किल हाइलाइड तथा जल के मध्य उत्पन्न आकर्षण बल से जो निर्मुक्त ऊष्मा होती है उससे अधिक होता है, इसलिए जल अविलेय होता है या इसलिए जल में अविलेय है। 2 पॉइंट क्लियर हो गए या नहीं। हैलोएल्केन, यहाँ आपको याद ये रखना है कि हैलोएल्केन के अणुओं के मध्य उपस्थित आकर्षण बल तथा जल के अणुओं के मध्य उपस्थित हाइड्रोजन आबंध, यानी हैलोएल्केन के अणुओं के मध्य जो आकर्षण बल होता है इसको और जल के अणुओं के मध्य उपस्थित जो हाइड्रोजन बंध होता है इसको तोड़ने के लिए जो ऊष्मा लगती है वो क्या होती है, एल्किल हाइलाइड तथा जल के मध्य उत्पन्न आकर्षण बल से जो ऊष्मा मुक्त होती है उससे अधिक होता है। कौन अधिक होता है, तो ये वाला हाइड्रोजन आबंध को तोड़ने के लिए लगने वाली ऊष्मा अधिक होती है इस वाली ऊष्मा से, इसीलिए जल में ये क्या होता है, अविलेय रहता है। जल में क्या होता है, अविलेय रहता है।
तो आई थिंक आपको ये चीज़ क्लियर हुआ होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्किल हाइलाइड। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्किल हाइलाइड। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्किल हाइलाइड यानी कि एल्किल हाइलाइडों के रासायनिक गुणधर्म। अभी तक बनाने की विधि पढ़ रहे थे, एरिल हाइलाइड बनाने की विधि पढ़ लिए। अब हम लोग विलेयता वगैरह के बारे में चर्चा कर चुके हैं। जो अगला टॉपिक होगा वो आपका होने वाला है एल्किल हाइलाइडों के रासायनिक गुणधर्म। ये तो भौतिक गुणधर्म थे, पढ़ लिए आसानी से। अब बारी है रासायनिक गुणधर्म की, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, SN1 अभिक्रिया, SN2 अभिक्रिया और गुणधर्म वगैरह, ये सब चीज़ें हम लोग इसी में पढ़ने वाले हैं। और SN1 अभिक्रिया की क्रियाविधि, SN2 अभिक्रिया की क्रियाविधि यानी कि द्विकणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, ये सब चीज़ अब अगले वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग सेशन में जुड़ना मत भूलिएगा। चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, आप लोग तैयारी करते रहिए। जय हिंद।